नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी बागी विस्तार और विचार। जी हाँ, अटकलें हैं कि जल्द ही मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, जिसमें कांग्रेस के बागियों को जगह मिल सकती है। रामनिवास रावत का नाम इसमें सबसे आगे बताया जा रहा है। हालांकि कतार में कई और विधायक भी हैं। अब बीजेपी इन विधायकों को कहाँ और कैसे एडजस्ट करेगी, ये तो आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन 10 बदलुओं के समायोजन पर कांग्रेस निशाना साध रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बागियों को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और मोहन मंत्रिमंडल में किसी दल बदलू को मौका मिलेगा। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट, क्या दल बदलू होंगे एडजस्ट? मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की 6 महीने पुरानी सरकार में जल्द ही कुछ बदलाव हो सकते हैं। अटकलें हैं कि मौजूदा मंत्रिमंडल में कुछ नए नामों को शामिल करने की तैयारी है। इस नई आमद में उन लोगों को वरीयता दिए जाने की संभावना है जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को मजबूत करने आए थे। इनमें विजयपुर से 6 बार के विधायक रामनिवास रावत का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, तो कतार में निर्मला सप्रे भी हैं और अमरवाड़ा जीते तो कमलेश शाह भी। लेकिन कैबिनेट विस्तार की इन अटकलों और दल बदलुओं को पार्टी में एडजस्टमेंट को लेकर बीजेपी का क्या नजरिया है, वो समझ लेते हैं। विशेषाधिकार होता है और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेषाधिकार है किनको उनको अपनी कैबिनेट में रखना है, कब मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, कब ये करना है, ये सारा सब अधिकार उनके पास हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। निसंदेह हर कार्यकर्ता को विधायक को भारतीय जनता पार्टी अपना काम देती है और आगे भी काम देती रहेगी। रामनिवास रावत को कैबिनेट में एडजस्ट किया जाएगा या फिर कहीं और, ये तो बीजेपी ही जाने। लेकिन कांग्रेस ने बजट सत्र में रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे को अपने साथ बिठाने से इनकार कर दिया है। दरअसल इन दोनों विधायकों ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। दोनों की कोशिश फिलहाल यही दिख रही है कि रबड़ को इतना ताना जाए कि वो खुद ब खुद टूट जाए, यानी कांग्रेस ही इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दे ताकि उपचुनाव की स्थिति ही ना बने। हालांकि दल बदलुओं के समायोजन पर कांग्रेस तंज कस रही है। किसी को प्रलोभन देके, किसी को किसी कोई संधि करके, कंप्रोमाइज़ करके अपनी पार्टी में लाए हैं, तो अब वो शर्त तो पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। अगर मंत्री वो कह देते कि मंत्री नहीं बनाएंगे, फुटकर आ जाओ, तो कोई आता क्या उनके यहाँ पे? तो अब मंत्री तो बनाना उनकी लाजिमी की जिम्मेवारी है। जनता मरे चाहे जिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेताओं का समायोजन पार्टी जल्द करेगी। लेकिन इसमें से किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी, किसे निगम मंडल के जरिए एडजस्ट किया जाएगा और किसे संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी, फिलहाल इसको लेकर सिर्फ कयास और अटकलें ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि दल बदलुओं के एडजस्टमेंट पर सियासी बयानबाजी अभी और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। तो प्रभु जी, मंत्रिमंडल विस्तार, एक अनार 100 बीमार। अगर नंबर से देखें वो भी बड़ी संख्या में है, 163 जीते। हालांकि अब कुछ इस्तीफे हो गए हैं। कमलेश शाह का उपचुनाव हो रहा है, अमरवाड़ा शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दे दिया है, कुछ और कतार में है। और ऐसे मंत्रिमंडल में भी ज़्यादा स्थान है नहीं। कैसे समायोजित किया जाए और किसको किया जाए और क्यों? देखिए मनोज जी, जो ये चेहरा आप दिखा रहे हैं रामनिवास रावत, तो इनसे तो कमिटमेंट है, जो जानकारी है अलग ही है कि इनसे तो कमिटमेंट है कि आने के पहले ही कमिटमेंट था कि उनको मंत्री बनाया जाएगा, तो वो आएंगे, सहयोग करेंगे। तो आपको याद होगा एक बार वो आते आते रुक गए थे चुनाव के बीच में। पहले ये चला कि वो कल ज्वाइन करेंगे, फिर वो रुक गए, फिर उसके बाद वो दोबारा आए। तो कहीं ना कहीं ये एक तो इस शर्त को उनको पूरा करना है बीजेपी को। तो एक तो यदि हम कहें कि यदि
जो खाली 4 पद हैं, यदि वो पूरे नहीं भर रहे हैं तो एक पद तो कम से कम रामनिवास रावत का भरता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी इस पद को हो सकता है विधानसभा सत्र के पहले ही इस पद को भर लिया जाए, एक इकलौती शपथ उनकी करा के उनको इंडक्ट किया जा सकता है अंदर। लेकिन जो एक तरीके का माहौल है कि 6 महीने हो गए मोहन यादव सरकार को, और 6 महीने में मंत्रियों के कुछ कामकाज परफॉर्मेंस को वो भी देख समझ चुके होंगे, तो कुछ विभागों में फेरबदल भी वो कर सकते हैं। हो सकता है 1-2 मंत्री को रिप्लेस कर लें, वो उनकी जगह नए लोगों को ले आएँ, क्योंकि बहुत सारे संतुलन भी साधने हैं यहाँ पर बीजेपी को। गोपाल भार्गव जैसे अनुभवी मंत्री बाहर हैं, भूपेंद्र सिंह जैसे मंत्री बाहर हैं, कुछ नए लोग और आ सकते हैं, कुछ यदि पुराने हटते हैं तो एक तरीके से ये संतुलन साधने की जमावट जो है बीजेपी को करनी है। शायद मोहन यादव अपनी कैबिनेट को लेकर उसकी लेकर चर्चा कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। और ये जो उनके बार बार जो दिल्ली दौरे हो रहे हैं लगातार, यदि हम कहें करीब एक हफ्ते में दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी जो मुलाकात हुई है, तो बताया जो बाइट है मोहन यादव जी की, मुख्यमंत्री की बाइट में वो ये बता रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हो रहा है, तो उस अभियान में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी जी घोषणा तो उसमें वो जो है उनकी हिस्सेदारी यहाँ पर चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आकर वो पौधरोपण करें। लेकिन केवल एक ये कारण नहीं होगा, और भी कारण होंगे, राजनीतिक बातचीत होगी निश्चित तौर पर, तो वो भी वहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो निश्चित आप ये मान के चलिए कि रामनिवास रावत एक नाम तो प्रमुख है ही है। दूसरा कमलेश शाह जो कि चुनाव जिनका चल रहा है 10 जुलाई को वहाँ पर वोटिंग है, तो एक कमलेश शाह चेहरा हो सकता है जो छिंदवाड़ा से, क्योंकि एक भी मंत्री नहीं है, कांग्रेस के ही विधायक हैं वहाँ पर, और अब ये एक बीजेपी का विधायक चेहरा भी है, तो वो वहाँ पर ये कवायद वो कर सकते हैं मनोज जी। तो आदिवासी चेहरे के नाते भी बीजेपी क्योंकि आए, और जो सीट बीजेपी लंबे अरसे से जीतना चाह रही थी वो शायद कमलेश शाह के कारण ही जीत बड़ी हासिल हुई है, इसलिए भी मोबिलाइज करना ही होगा उनको। प्रभु जी। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा में यदि हम देखते हैं तो बीजेपी जो है 2003 में कुछ सीटें जीती थी, उसके बाद बीजेपी का लगातार वहाँ पर प्रभाव कम रहा है, और लगातार 2 चुनाव से तो उस जिले की 7 में से 7 सीटें कांग्रेस जीत रही थी। तो बीजेपी के लिए एक तरीके से कहें कि वो छिंदवाड़ा में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, और छिंदवाड़ा अकेला नहीं है, उसके जरिए महाकौशल में भी आपका गड्ढा हो रहा था, बिल्कुल। तो उसको भरपाई करने के लिए, ट्राइबल बेल्ट में उसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी ने अपने जो उनके साम दाम दंड भेद वाले हथियार हैं वो सब निकाले। और अब देखिए भरे चुनाव में वो जो कमलेश शाह जो कांग्रेस के विधायक हैं, कमलनाथ के खासम खास वो छोड़कर आ गए और बीजेपी में शामिल हो गए, तो अब वहाँ पर वो उपचुनाव हो रहा है। तो पूरी कोशिश बीजेपी की है, पहली तो कोशिश उनकी यही है कि वहाँ पर अब चुनाव में है तो उनको जिता लिया जाए, उस सीट पर बीजेपी का झंडा लहराए, उसके बाद उनको कैबिनेट में जगह देकर ये एक संदेश ये दे सकते हैं कि जो हमारे साथ आएगा वो उसको बीजेपी सम्मान देती है, पद देती है, कि ये यहाँ पर भी संदेश दिया जा सकता है। क्योंकि आप ये सिर्फ मंत्रिमंडल के 4 पद पर ध्यान न दें, बिल्कुल इसके आगे निगम मंडल के जो है 60 से ज़्यादा पद निगम मंडल के खाली पड़े हुए हैं, कुछ आयोग हैं, बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर सरकार को अब नियुक्तियाँ करनी है, अपने लोगों को मोबिलाइज करना। तो एक तरीके से मोहन यादव अब जो करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से फ्री होकर, तो 4.5 साल की जो उनकी जमावट है सरकार की, वो पूरी जमावट वो बारी बारी से करने जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में ये सारा चिंतन मनन हो रहा है, और निश्चित तौर पर प्रदेश में हम देखें तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पर हमको दिखाई देगा। क्योंकि जो पिछले 20 साल का जो कार्यकाल रहा, जिसमें 15 महीने कमलनाथ ये छोड़ दिए, तो बाकी पूरे कार्यकाल में बीजेपी की सरकार रही, बहुत सारे बीजेपी के नेता कई पदों पर बैठे रहे, कुछ लोग कई निगम मंडलों में रहे, एक निगम से दूसरे निगम तक रहे, कुछ मंत्री रहे, कुछ विधायक रहे, बहुत बदलाव यहाँ पर रहा है बीजेपी में। अब एक पूरी तरह एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, क्योंकि बीजेपी पीढ़ी परिवर्तन के दौर में चलती हुई दिखाई दे रही है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनसे कम उम्र के मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष भी कम उम्र के हैं। तो निश्चित तौर पर एक पीढ़ी परिवर्तन बीजेपी में जो हो रहा है, तो नए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौके यहाँ पर दिए जाएंगे। तो रंजन जी, पीढ़ी परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या मंत्रिमंडल में ज़्यादा परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा वक्त मिला नहीं है, क्योंकि जैसे विधानसभा चुनाव से निपटे मंत्रिमंडल का गठन हुआ, और कुछ समय के बाद फिर हमने देखा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगभग 90 दिनों की जारी हो गई, और अब उससे निपटे हैं। तो ऐसे में किसी भी मंत्री का अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकेगा। नहीं, ठीक कहा मनोज जी आपने। अभी तक तो जैसे लग रहा है कार्य चल रही है, कोई ऐसा विशेष कोई मेजर अचीवमेंट हुआ हो। और एक लोकसभा चुनाव का भी मान सकते हैं आप, विधानसभा चुनाव हुआ, फिर लोकसभा चुनाव आ गया, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, तो मौका नहीं मिला। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, अगले 4.5 साल का रोड मैप
मुख्यमंत्री को बनाना है। और देखिए, आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के पहले कुछ बातें चल रही थी, कुछ नेताओं ने मीटिंग में बोला कि देखिए लोकसभा चुनाव के बाद कुछ होना है, तो कुछ होने का मतलब आप समझ सकते हैं। तो मुख्यमंत्री से पहला चैलेंज ये है कि जो 18-20 सालों का कार्यकाल रहा है शिवराज सिंह चौहान का, उसके छाया से बाहर निकला है। वो जो उनका अचीवमेंट या जो भी चीजें नहीं हो, एक अपने नई लाइन खींचा। तो कुछ सेक्शन तो हुए हैं जहाँ पे कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही हैं, तो सीएम ने एक्शन लिया है। लेकिन जो मेजर आप देखेंगे, आप अचीवमेंट के पार्ट पे, स्टेट को आगे ले जाने के पार्ट पे, डेवलपमेंट के पार्ट पे, तो सीएम को बहुत कुछ करना बाकी है। वहाँ पे सीएम को दिखाना पड़ेगा, जनता को भी और हाईकमान को भी जी। अब दूसरा जो पार्ट आपने पूछा था नवजीवन मंत्रिमंडल का, तो आप भी जिस से कवर करते हैं, प्रभु भी हमी इतना आसान होता नहीं है मंत्रिमंडल कवर करना। केवल जो कांग्रेस के बागी है उनको एडजस्ट करना है। अब लाइने तो सिचुएशन थोड़ा बदल गया लोकसभा के लिए, क्योंकि एक तरफा राज्य नहीं है। जो डबल इंजन की सरकार थी उसमें एक इंजन थोड़ा सा कमजोर हो गया है सेंट्रल का, और वहाँ पे इंडिया ब्लॉक जो था वो मजबूत हुआ है। तो ये देखने में आया है कि देखिए, अगर आप कांग्रेस के लोग, बागी जो लोग हैं, उनको लेने के लिए अगर आप मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, तो भाजपा में जो निराशा का वातावरण था, वर्कर नाराज थे, उनमें नाराजगी बढ़ेगी। बहुत ही बैलेंस तरीके से, बहुत सावधानी से उसको प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट है, जिन्होंने मदद किया की, अगर उनको कुछ जैसे प्रभु जी निगम मंडल की बात करें, तो सकता है कि मंत्रिमंडल बना करके निगम मंडल में रखे। क्योंकि कांग्रेस के विधायक आज भी मंत्री है, कितना बोलेंगे जिससे पार्टी के वर्कर नाराज न हो, ये देखने वाली बात है। जी, तो ब्रजेश जी देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले जब अमित शाह आए थे तो उन्होंने वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को कहा था, और ये कहा था जिनके इलाके में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उनको भी इनाम मिलेगा। अब 29 की 29 सीटें जीत ली हैं लोकसभा की, और विधानसभा चुनाव में जो 163 सीटें जीती थी, और लोकसभा के पैमाने पर देखें तो कांग्रेस को मुश्किल से 2 दर्जन सीटों पर बढ़त मिल पाई है। तो ऐसे में उम्मीद तो वो लोग भी कर रहे होंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में वोट शेयर बढ़वाया है, पार्टी का अच्छी खासी लीड दिलवाई है। निश्चित तौर पर मनोज जी उम्मीद तो कर रहे होंगे, लेकिन जो अमित शाह का जो बयान था कि भाई जिनके यहाँ कम परसेंटेज होगा उन पर कार्रवाई होगी, बढ़ेगा तो उनको इनाम मिलेगा, मुझे नहीं लगता कि इस आधार पर मंत्रिमंडल में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये कहने की बात होती है, उन लोगों में जोश भरने की बात होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। इस आधार पर करेंगे तो बहुत सारा मंत्रिमंडल से आपको हटाना पड़ेगा, तो ये कोई मापदंड नहीं होता। और जो बात रही कि 6 महीने हुए हैं तो उसमें इतना समय भी नहीं मिला, तो अभी कुछ बदलाव या जो है उनको हटाने पे मुझे लगता है कि ज़्यादा नाराज़गी बढ़ेगी। तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जो रामनिवास रावत का जो प्रभु जी ने कहा है, तो उनको जो पहले वादा किया था उसको निभाने के लिए बाकी के 1-2 पद मुझे लगता है कि खाली भी रखे जा सकते हैं। जितने 4 हैं तो उसमें से 1-2 पे यदि करेंगे तो कर सकते हैं, इसके अलावा किसी को बदलेंगे नहीं। एक विस्तार की आगे की संभावना बनी रहती है कि हाँ अभी मंत्रिमंडल में जगह है, और तो आगे जो लोग हैं वो ये सपने देखते रहते हैं या मन में रहता है उनको कि हाँ आगे उनको भविष्य में मौका मिल जाएगा, और इस तरह के संकेत देते भी जाते हैं पार्टी से, पार्टी के बड़े पदाधिकारी दे जाते हैं, संगठन के लोग देते हैं कि अभी जब विस्तार होगा तब दिया जाएगा। अभी चूंकि इसलिए विस्तार हो रहा है कि रामनिवास रावत से जो वादा किया था उसके अनुसार जो परिणाम मिले हैं मुरैना में, उसके कारण उनको देना पड़ेगा। चूँकि बाकी के जो आ रहे हैं उनसे जो वादे किए वो भी होंगे, निगम मंडल में एडजस्ट होगा। आप देखिए कि जिस तरह से सिंधिया के साथ लोग आए थे, सभी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था ना, बाकी के लोगों को निगम मंडल में एडजस्ट किया था। तो निश्चित तौर पर इनको भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। बाकी के जो आ रहे हैं या जब चुनाव होंगे, तो अभी परिस्थितियां वैसी नहीं है कि इस आधार पर हटा दिया जाएगा कि अमित शाह ने कह दिया। आपने देखिए कि 75+ का एक फार्मूला आया था दिल्ली से, इस आधार पर कुछ मंत्रियों को घर बिठा दिया था। सरताज सिंह थे, बाबूलाल गौर थे, और आप देखिए कि इसके बाद वही अमित शाह ने कहा था कि ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं बना, और 80-80 साल के लोगों को आपने टिकट दिया है। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है या कोई संविधान नहीं है कि यदि अमित शाह ने कह दिया है, यदि वो कह के गए थे लोकसभा चुनाव से पहले कि भाई इनाम भी मिलेगा और दंड भी मिलेगा, तो उस आधार पर अब परिणाम आ गए। अब आगे की सोचती है पार्टी, तो इस आधार पर यदि कोई उम्मीद बांध के बैठा होगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो यदि राजनीति में है और बीजेपी को समझता है कि इस आधार पर उसके यहाँ वोट परसेंट ज़्यादा बढ़ा है तो उसको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। यहाँ पर जातीय संतुलन देखा जाता है, क्षेत्रीय संतुलन देखा जाता है, आगे क्या बेनिफिट होगा। जिस तरह से हम कमलेश शाह की बात कर रहे हैं, तो कमलेश शाह की संभावना इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि उस बेल्ट में कमलेश शाह की वजह से वो एक वोट बैंक मजबूत कर सके, अपना जनाधार बढ़ा सकें उस क्षेत्र में। तो इन आधार पर मंत्रिमंडल में चयन होता है, जातिगत समीकरण साधे जाते हैं, क्षेत्रीय समीकरण साधे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उसी आधार पर होगा। और
जो संभावनाएं हैं, जो इस आधार पर यदि उम्मीद पाल के बैठे हैं, उनको निराशा ही हाथ लगेगी कि अमित शाह कह गए थे तो उनकी भी लॉटरी खुल सकती है। तो प्रभु जी, पिछली बार हमने देखा था कि पावर सेंटर ग्वालियर चंबल के आसपास का इलाका था। इस बार परिस्थितियां थोड़ी बदली है। ऐसे में रामनिवास रावत अगर आते हैं मंत्रिमंडल में तो क्या फिर से एक नया संतुलन बनाना पड़ेगा? और फिर निर्मला सप्रे जो कि बीना से हैं, और कांग्रेस ने भी लिख कर दे दिया अब तो कि वो अपना मान नहीं रहे हैं, तो एक नई टैक्टिस भी दोनों दल अपना रहे हैं कि बीजेपी सोच रही होगी कि इनको हटा दें वो पार्टी से, उनको तो बिना चुनाव लगे वो अपने साथ बने रहें, या कांग्रेस सोच रही होगी कि अगर उन पर कोई कार्रवाई हो जाए तो फिर आगे की राह वो देखें। और इसीलिए अभी तक उपचुनाव से ही बचना चाह रहे होंगे, क्योंकि एक उपचुनाव भी लड़ रहे हैं, एक अभी बुधनी में होना है, और 3 अगर सिर पर खड़े हैं समझ लीजिए आप, 2 और कमलेश शाह के अलावा। हाँ बिल्कुल मनोज जी, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो कहते हैं कि उनके बाद जो विधायक, दोनों विधायक जिनका आप नाम ले रहे हैं, रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे, इनके बारे में विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई के लिए कहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस जो चिट्ठी देती है, जो जानकारी आ रही है, वो चिट्ठी ये देती है कि रामनिवास रावत जो फ्रंट सीट पर बैठते थे तो उनको पीछे की सीट पर कर दिया जाए, वहाँ पर दूसरे नेता को बैठाना चाहते हैं, लखन घनघोरिया का नाम भेज दिया, लखन घनघोरिया को। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस भी उनको हटाने की स्थिति में नहीं लग रही है कि वैसा कुछ कदम उठा रही है कि वो उनको चाहते सदस्यता समाप्त करानी तो कब की चिट्ठी लिखकर दे देते एक दिन में। कमलेश शाह ने बीजेपी ज्वाइन की, अगले दिन उनकी चिट्ठी विधानसभा में पहुंची, इस्तीफा मंजूर हो गया उनका। बिल्कुल। तो यहाँ पर न तो वो विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, न ये कांग्रेस ही उनको हटाने की तैयारी में दिख रही है। सचिन बिरला जैसा केस हो गया पिछली बार जी। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ पे जो लटकाने का जो मामला है, खींचने का मामला है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी ये लग रहा है कि यदि उपचुनाव होते हैं तो पहले ही वैसे 163 सीटों से बीजेपी जीती है, वो 66 पर रह गए, और यदि उपचुनाव होते हैं और ये जो यदि चारों सीटों में से यदि वो 1 सीट तक रह जाते हैं जो कांग्रेस की विधायक गए हैं, तो वहाँ पर यदि वो शिवराज सिंह 3 सीटें तो कांग्रेस की आनी है जहाँ पे चुनाव होने, यदि इनको गिन लेते हैं तो यदि इनमें यदि वो नहीं जीत पाते हैं तो फिर और किरकिरी हो जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 29-0 से हार गए हैं वो। तो ये बड़ी स्थिति यहाँ पर समझ में आ रही है। कांग्रेस को नेताओं को तय करना चाहिए कि जो चला गया वो चला गया। बीजेपी के पक्ष में ये है कि बीजेपी में जो आप कह रहे थे कि जिस तरीके से मोहन यादव क्षेत्रीय छत्रप, तो अब मोहन यादव होने के बाद अब छत्रपात बीजेपी में खत्म हो गया मनोज जी, लगभग उस तरीके की स्थिति। यानी कि आप देखिए जब सिंधिया आए थे तो 22 लोगों को साथ लेकर आए थे, 12 उनने अपने मंत्री बनवा दिए थे, उनमें से जो हारे उपचुनाव में उनको भी निगम मंडल उन्हें दिला दिया। अब क्या हुआ, इस बार जब चुनाव हुए 23 के, तो उसके बाद अब देखिए सिंधिया के साथ जो आए हुए थे उनमें सिर्फ 3 मंत्रिमंडल में हैं, और वो भी अलग अलग कारणों से हैं। कुछ सिंधिया का भी उसमें योगदान है, लेकिन उनके क्षेत्रीय संतुलन भी और जातिगत कारण भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो अलग अलग कारणों से है। तो वो स्थिति अब उनका दबाव नहीं रहा है। लगभग वही स्थिति बाकी नेताओं की भी है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बन गए, वो अपने संतुष्ट हैं, वो चाहेंगे मेरा कोई एडजस्ट हो जाए, या जो हैं वो मेरे हैं, सबको ये भाव से देखना वो चाह रहे होंगे कि जितने मध्य प्रदेश के विधायक हैं वो चूँकि शिवराज के कार्यकाल में चुनाव हुए थे उनके हैं, तो वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ, इस भाव से वो काम करेंगे, वो बड़ा दिल दिखाते हुए दे सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भी लगभग वही स्थिति हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में उस तरीके का वो माहौल नहीं है। मालवा के लिए कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, महाकौशल में प्रहलाद पटेल अपना देख लें, तो अब बीजेपी में वो स्थिति नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। अब मान लें कि नरेंद्र सिंह तोमर अपने लोगों को एडजस्ट करा लेंगे, सिंधिया ने अपनों को करा लिया, अन्य, अब वो स्थिति नहीं है। अब केवल मोहन राज यहाँ पे चल रहा है, और मोहन राज में समानता का व्यवहार वहाँ होगा। और वो एक जो राजा विक्रमादित्य की जो बात करते हैं, राजा भोज और विक्रमादित्य की, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो सारे जातियों क्षेत्रों के साथ न्याय करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो रंजन जी न्याय करते दिखेंगे, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात कर लें, हालांकि सब्जेक्ट इससे जुड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबर है और चूंकि लोग जीतेंगे, चुनाव होंगे ही सही निकट भविष्य में, लेकिन ये जो टैक्टिस कांग्रेस अपना रही है कि अक्षय कांति बम को वो शिक्षा माफिया घोषित करने पे लग रहे हैं, नकल माफिया को घोषित करने में लग रहे हैं, या वो कमलेश शाह की पत्नी खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं कि उन्होंने करोड़ों की धोखाधड़ी की है। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो भ्रष्ट थे वो जब तक ठीक थे और बीजेपी में जा रहे हो तो उन्हीं की पोल खोल रहे हैं। तो वो जो आगे के आने वाले समय में आपको लग रहा है कि और लोग उनसे जुड़ेंगे, ये तो बचने का प्रयास करेंगे ना कि ये तो अपनों के सगे नहीं तो हमारे क्या होंगे। मनोज जी, भी कांग्रेस अपने अस्तित्व की तलाश में है, और ये बड़ा शर्मनाक है कि जिस स्टेट में केवल 2 पार्टी हैं और पिछली बार 40% वोट मिला। आपकी आवाज गूंज रही रंजन जी, ठीक से आ नहीं रही। हाँ, मुझे पता नहीं, अभी बिल्कुल उसी मोड में है फोन जैसे मोड में पहले था जी। तो
और मैं कह रहा था कि कांग्रेस अपने अस्तित्व की तलाश में दिख रही है, और कारण ये है कि 40% वोट पाने के बावजूद भी कई सीट पे अच्छी खासी फाइट के बाद भी आपको एक सीट नहीं मिला। छिंदवाड़ा तो बिगड़ वाली बात है। तो लगातार जिस तरह से लोकसभा विधानसभा में पार्टी की पराजय हो रही है, तो पार्टी के लोग गहरे आत्मविश्वास है। आपने वही जैसे अभी पाकिस्तान की हालत है क्रिकेट टीम की, कि जब भी टीम हारती है कैप्टन बदल जाता है, कहते हैं खिलाफ बदल दो, फिर होता नहीं वो रास्ता तो नहीं है पूरा टीम बदलना। तो कारण क्या है, उसका दायित्व क्या है, करना क्या है, कभी पार्टी उसे उलझी हुई है। जो प्रभु जी कह रहे थे मैं सहमत हूँ, अभी पार्टी चुनाव नहीं चाहती कोई, उसको अपने अंदर में प्राप्त है जो वीकनेसेज है। आखिर देखिए पड़ोस से राजस्थान में तो है, कार में अच्छा प्रदर्शन किया, हरियाणा में किया, यूपी तक में अच्छा प्रदर्शन किया, तो मध्य प्रदेश जो गढ़ है कांग्रेस का वहां पे नहीं कर पा रही। जी लीडरशिप तो बिल्कुल ब्लेम करने को है, लीडरशिप तो बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता है, जिम्मेदार है। तो पूरी पार्टी प्रादो कहाँ तो बहुत गहरी खोज करनी पड़ेगी, पार्टी गहरे चिंतन और मंथन की जरूरत है। तो जब तक हो नहीं जाता है तो कांग्रेस उसको ब्लेम करे, उसको ब्लेम करे, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला कांग्रेस को, मुझे लगता है। ठीक है, सही तौर पर कुछ काम करते रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष अपने बचाने की कोशिश करेंगे, जो छत्रक है जो डिफरेंट जगहों में अपने मत को बचाने की कोशिश करेंगे, ब्लेम गेम चलेगा। लेकिन अभी भी जो मूल सवाल है कि कांग्रेस की हालत आज मध्य प्रदेश में ऐसी क्यों हो गई कि लगातार भाजपा जीत रही है और आप फांसी पे सकते जा रहे, इसके बावजूद इसके खाते वोट आपके पास मौजूद है। तो ब्रजेश जी एक संकट हो रहा है ना कि सिंधिया के संग हमने देखा था कि मौजूदा विधायक और जो मंत्री थे वो आए थे, एडजस्ट करना पड़ा। लेकिन उससे बड़ी संख्या में आप पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, बड़ी संख्या में जो लोग आए, तो कहीं ना कहीं वो भी तो किसी उम्मीद से रहे होंगे बीजेपी से, तो निगम मंडल ही सही, उम्मीद तो उनमें की होगी। तो निश्चित तौर पर मनोज जी देखिए, पिछली बार जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, तो आपको सिंधिया के तमाम लोगों को एडजस्ट करना पड़ा। अब वैसी परिस्थिति नहीं है। हमने देखा है कुछ लोग आए हैं तो वो बाकी छोटे मोटे उनके लाभ होंगे या व्यवसाय होगा, निश्चित तौर पर किसी न किसी लाभ से आए, लेकिन सभी को कोई कैबिनेट मंत्री का वादा करके नहीं लाई होगी पार्टी। बड़ी संख्या में आए जिनकी अभी ज़रूरत है, चाहे रामनिवास रावत हो, चाहे कमलेश शाह की बात कर लें या निर्मला सप्रे की बात कर लें, इन लोगों को जरूर मुझे लगता है कि वो कैबिनेट मंत्री का निगम मंडल में एडजस्ट किया जाएगा। और जो पूर्व विधायक है उनमें जो जनाधार वाले होंगे, जिनसे फ़र्क पड़ता है कि हाँ जिनकी ज़मीनी पकड़ अच्छी होगी, उन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा निगम मंडल में। लेकिन वैसी संख्या नहीं होगी जो हमने देखा है कि सिंधिया के साथ तमाम आए थे तो सबको आपने निगम मंडलों में जगह दी थी, कैबिनेट मंत्री बनाया था। और इसके बाद ये सी परिस्थितियां क्या आपको लगता है, तब आप देखिए बीजेपी में किस तरह से बगावत हुई थी, लेकिन तब ये लग रहा था कि सरकार इनकी बदौलत बनी है तो जो वादे हैं वो करना पड़ेंगे। लेकिन आप देखिए सुर कैसे सुनाई देते थे, चाहे वो बिश्नोई के सुर हों, चाहे अन्य नेताओं के सुर हों, को जिस तरह से उनको लगता था कि हमारा हक मारा गया, लेकिन तब वो संतुष्ट हो गए थे। उस तरह से बागी तेवर नहीं अपना रहे वो, लेकिन आप देखिए हाँ अपनी आवाज़ उठा रहे थे। अब वैसी परिस्थिति नहीं है। अब जो निगम मंडल में एडजस्टमेंट होगा उसमें संगठन को भी देखा जाएगा, पार्टी के जिन लोगों को, जो जनाधार वाले नेता हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, निश्चित तौर पर बहुत सारे दावेदार थे, उन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा वहाँ पर। और भविष्य में जो लीडरशिप तैयार हो रही है उस हिसाब से भी संगठन के लोगों सबके बीच एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि जो इन सबको लेके आए थे उस कमेटी के मुखिया, उनका क्या होगा, नरोत्तम मिश्रा का, ये भी एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद, चर्चा को विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर बागी, विस्तार और विचार तीनों पर बातचीत तो चली रही होगी, लेकिन किसकी लॉटरी खुलती है, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत है। लेकिन जिनसे पार्टी ने कमिटमेंट किया है उनका तो ध्यान रखेगी, और जिन लोगों को बड़ी उम्मीदों के साथ लाया गया था या जो उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, उनका क्या इंतज़ार ख़त्म होगा या उनका इंतज़ार थोड़ा आगे बढ़ेगा, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।